बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत एक बड़े नाजुक मोड़ पे है। ये हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन इस बार वाकई में नाजुक मोड़ पे है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की ये वाली हुकूमत जैसे ही इसने बागडोर संभाली तो उसके बाद हम लोगों को सुनाई देने लगा कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ ना चला जाए। आज पाकिस्तान का इक्तिसादी सर्वे 2021-22 पेश किया गया, जिसके अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। बहुत सारे अहदाफ पाकिस्तान ने सरप्राइजिंगली अचीव कर लिए और बहुत सारे अहदाफ अचीव नहीं हो पाए। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा बाउंस बैक है, इसलिए क्योंकि जीडीपी के जो हदफ था वो तकरीबन 4.8% था, जो कि तकरीबन 6% तक पहुंच गया पाकिस्तान। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि हम लोगों की इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट के अंदर चला गया, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डबल डिजिट के अंदर चला गया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने लगी। पाकिस्तान के माशी तरीकाकार जो माशी ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि हुकूमत में मौजूद आयशा गौस पाशा साहिबा, जो कि इकोनॉमिक टीम का हिस्सा है, वो भी यही फरमाती हैं कि हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ये तब्दीलियां आसान ना होंगी, बड़े कड़वे घूंट लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम जो कि ऑलरेडी महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, वो इस तरह के कड़वे घूंट लेने को तैयार हैं या नहीं है? और ये हुकूमत क्या इस तरह के डिसीजन लेगी जो कि पॉपुलर डिसीजंस नहीं होंगे? नॉट जस्ट दैट, इस इक्तिसादी सर्वे के अंदर बहुत सारे अहदाफ जो अचीव किए गए, उसके अंदर जीडीपी, ज़राअत, खिदमात और सनती जो शोबा है उसके अहदाफ हासिल कर लिए गए। लेकिन महंगाई, करंट अकाउंट का जो खसारा है, तजारती खसारा, दरामदात के अहदाफ अचीव नहीं किए जा सके। नॉट जस्ट ओवर हियर, बल्कि बचत और सरमायाकारी के अहदाफ भी अचीव नहीं हो सके। इसके साथ साथ जो कपास और गंदम की पैदावार के अहदाफ हैं वो भी अचीव नहीं हो सके। इसके अंदर कुछ तो मईशत की गड़बड़, कुछ शायद काबिलियत की गड़बड़, शायद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गड़बड़, जो भी कह लीजिए। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक वीसी वाला हाल हुआ है पाकिस्तानी मईशत का। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सेकंड सेगमेंट के अंदर हमारे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जाने माने इकोनॉमिस्ट है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हारून शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ही इज ऑल्सो वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन ये सेकंड सेगमेंट से पहले हम सियासत की बात करेंगे, और सियासत पाकिस्तान की ऊपर नीचे उतार चढ़ाव का शिकार तो होती रहती है, लेकिन अभी पाकिस्तानी सियासत का इस्तेहकाम हासिल करना इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम का मतलब है पाकिस्तान की मईशत का इस्तेहकाम। और ऐसी सूरत हाल में आज कुछ ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई कि ऐसा लगता है कि अभी सियासी इस्तेहकाम इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट लॉजेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातीन MNAs ने अपनी सपोर्टर्स के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रुख किया और पार्लियामेंट के दरवाजे के ऊपर आकर पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की। क्योंकि अभी उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए तो वो आलम बरज़ख की सी कैफियत में इस्तीफे दे चुकी है, लेकिन कबूल नहीं हुई। तो MNA हैं भी और MNA नहीं भी है, लेकिन मामला कशीदगी की तरफ जाता हुआ हमें नजर आया। सियासत में क्या दो फरीक़ैन जो आमने सामने अपने एक दूसरे की तरफ जो है वो अटैक्स करने को तैयार हैं, वो इकट्ठे बैठने को तैयार होंगे या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नसीम ज़हरा साहिबा मौजूद हैं, वेरी सीजन जर्नलिस्ट, वेरी वेल नोन एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। नसीम साहिबा, एक तरफ तो हुकूमत को बाकी चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। वी थॉट कि मामलात अब शायद थोड़े ठंडे होने की तरफ जाएंगे, क्योंकि खान साहब ने जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ था वो भी गुजर गया। उसके बाद खान साहब ने अपनी जमानत भी ले ली कबल गिरफ्तारी। बट आज पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन MNAs अपनी बहुत सारी सपोर्टर्स के साथ आई, उन्होंने एहतजाज किया। नसीम ज़हरा साहिबा, क्या अभी भी सियासी मसाइल इस हुकूमत के लिए ख़त्म नहीं हुए या आगाज़ है उनका अभी सिर्फ? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये जारी हैं और जारी रहेंगे। इस वक्त जहां पाकिस्तान की सियासत खड़ी है वो ये तवक्को करना कि सियासी मसाइल बिल्कुल हल हो जाएंगे, मेरा ख्याल है वो शायद रियलिस्टिक ना हो। आप ये मसाइल देखती रहेंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या मसाइल की नौयत ऐसी होगी कि हुकूमत बिल्कुल अपाहज हो जाएगी, या हुकूमत इस सिचुएशन में होगी जहाँ के बिल्कुल उसको कोई एक्सट्रीम कदम उठाने पड़े। हमें लगता है कि शायद ऐसे तो सूरत हाल नहीं बनेगी, लेकिन हुकूमत सियासी तौर पर चैन से नहीं बैठ पाएगी, लेकिन साथ साथ कोई ऐसा चैलेंज
जैसे अगर कोई लॉन्ग मार्च हो और वो यानी आके इस्लामाबाद में धरना कर दें और बहुत कोशिश करें कि एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करें, अगर वो सूरत हाल बनी तो फिर हुकूमत को दिक्कत का सामना हो सकता है। लेकिन याद रखें कि इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट से मैं इजाज़त चाह रहा हूँ, और वहाँ से जब तक हमें क्लियरेंस नहीं आएगी तो और हमारी राइट्स के ऊपर एक क्लियर पोजीशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कन्वे करेगा तो हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लॉन्ग मार्च जैसा। तो मेरा ख्याल है कि मामलात हमेशा रहेंगे आने वाले दिनों में कशीदगी से भरे हुए, लेकिन मेरा ख्याल कि डिस्ट्रप्शन नहीं होगी। राइट। अच्छा नसीम ज़हरा साहब, आप कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत को बड़े बगौर देख रही हैं, बड़े करीब से देख रही हैं। यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन द टॉप ऑफ एवरी प्लेस, हर किसी से आपकी मुलाकात भी है। खान साहब कह रहे हैं मैंने इतनी ज़्यादा बेदारी अवाम में कभी नहीं देखी है, इतनी ज़्यादा शऊर उजागर होना अवाम में कभी नहीं देखा है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये नया बाब है, ये नया मोड़ है, और इस नए मोड़ के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम वापस उस तर्ज हुक्मरानी पर जाए जिस तर्ज हुक्मरानी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN हुकूमत करते हैं। क्या ये बात आपको दुरुस्त लगती है क्या, या फिर ये बहुत बड़ा दावा है? मेरा ख्याल है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, वो लोग जो सियासत से बाहर बैठे होते थे और सियासी मामलात से अपने आप को दूर रखते थे, वो भी इन मामलात में मुतहर्रिक हो गए, गरचे डायरेक्टली सियासत में नहीं आए लेकिन सियासी एक्टिविटीज में आ गए। ये तो बात दुरुस्त है, ये तो सब मानते हैं कि 2013-14 के बाद हमने देखा कि वो लोग जो नहीं इतने एक्टिव थे, मिडिल क्लास, एक यूथ, तो वो बात तो दुरुस्त है। अब मेरा ख्याल है कि ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान की सियासत में जो भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी, PMLN या PTI, हर एक पर नज़र अब लोग रखते हैं। ये एक और बात है कि नज़र रखने वाले जो हैं वो साइड्स लेके बैठ जाते हैं, इसलिए एक ऑब्जेक्टिव जो सिचुएशन है वो सामने नहीं आती। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया है और लोग समझते हैं, और यानी हर तरफ से लोगों की नज़र उस पर, हर एक्शन पर नज़र होती है। फिर मैं रिपीट करूं, हालांकि लोगों ने साइड्स भी ले लिए हैं मुख्तलिफ वो लोग जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हैं, बट ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये बात दुरुस्त है कि जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो उन्होंने एक पर्टिकुलर क्लास में बेदारी पैदा की, ऐसी बेदारी पैदा की कि आपको ये नहीं, आपको खानसामा ड्राइवर नहीं आप कह सकते थे, फिर आपको नाम लेना पड़ता था जो आपके काम करते हैं लोग घरों में, आपको उनको छुट्टी देनी पड़ती थी। वो उन लोगों की आवाज, उनकी एक एम्पावरमेंट हुई। इस तरह से जो लॉयर्स मूवमेंट है उसमें आपने देखा कि आइन की बात होने लगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगी लॉयर्स मूवमेंट में। तो फिर अब हमने देखा, और ये इनकी 25-26 साल की सियासत में ये कहते रहे जी इंसाफ होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब आप जिस तरह भी तनकीद करें कि PTI ने खुद क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एक तरफ नैब है जो कि उसमें बड़े सवालिया निशान हैं, लेकिन यकीनी तौर पे वो जो लोग अथॉरिटी में थे उनके हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से तो सवालात उठते रहे और अब उठते रहेंगे। इसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है, इसमें यानी याद रखें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले और इस तरह के इदारे ले जो मार्जिन्स पे बैठे होते थे, लेकिन वो ये बातें करते थे कि भाई किसानों के हकूक कहाँ हैं और मजदूरों के हकूक कहाँ हैं और बलूचिस्तान के लोगों के हकूक कहाँ हैं। ये आज और कल की बात नहीं है, ये यानी कि आप 80 ऑनवर्ड्स देखें तो ये बहुत से ऐसी तंजीमें थी। मैं बार बार HRCP की बात करती हूँ क्योंकि उनका एक बड़ा कलीदी किरदार इसमें रहा। उसके बाद फिर बहुत सी मूवमेंट्स आई, उसके बाद इमरान खान साहब आए, उन्होंने और मेन स्ट्रीम में लिया। तो ये प्रोसेस एक होता है जो चल रहा है। और अब रियलिटी जिस तरह आपने फरमाया नसीम ज़हरा साहबा, ये है कि आईपोर का सर्वे आता है और सबसे ज़्यादा मकबूल जमात भी इस वक्त 29% के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है। लेकिन इस टाइम पर
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है नसीम सहरा साहबा, इकोनॉमी को संभालना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को फिक्स करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स करने हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। वो भी हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस्तीफ़े आलम बरज़ख में पड़े हैं, ना माने जा रहे हैं ऑब्वियसली जब तक PTI के मेंबरान नहीं आएंगे, और ना वो कंप्लीटली रिजेक्ट किए जा सकते हैं कि इस्तीफ़े हुए ही नहीं। ऐसी सूरत हाल में ये जो तलवार सर पे लटक रही है बाकी चीज़ों की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप आती हुई किसी तरीके से मिलकर बैठकर बातचीत करते हुए देखते हैं विद सच एक्सट्रीम स्टैंसेस जो दोनों अतराफ में लिए गए? जी, मेरा ख्याल है कि इस्तीफों की जो बात है उससे कोई इतनी ये नहीं आप कह सकते कि इसके नतीजे में कोई बहुत मेजर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। वो तो PTI को उस पर डिसाइड करना है एक तरफ, दूसरी तरफ जो हुकूमत है वहाँ स्पीकर ने एक प्रोसेस को इनिशिएट करना है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे जो बड़ा मामला है वो ये है कि जो ये देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कि ग्रैंड डायलॉग की, तो उसमें तो यानी सब पार्टीज तो बैठी हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो असल में फिर किसकी बात कर रहे हैं? वो तो फिर बात कर रहे हैं वो PTI के साथ बात करनी चाहिए ना, बिकॉज दैट इज द मेन पार्टी। ठीक है, PTI बिल्कुल एक इस पोस्चर में कि जी हमारे से आप बात करें, या तो इलेक्शंस की या तो हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। वो हमें दिलचस्प लगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने 2 रोज पहले प्रोग्राम में ये कहा कि जी हम बैठ के इलेक्शन की भी बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप सही कह रही है नहीं है, लेकिन कोई यानी कि ये 2 पैरेलल ट्रैक्स पे कुछ अब मामला आगे बढ़े। अब देखें, आपका बजट है वो भी आया है, वो भी पास होगा यकीनी तौर पे। वो बजट के देयर बी पॉलिटिक्स आफ्टर द बजट आल्सो, तो यानी कि बजट गुजर जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे और क्या होता है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती हुई देख रही हैं? जी भाई, ये तो देख रही हूँ कि किसी ना किसी तरह, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे यानी कि इदारों से भी बातचीत होती है। PTI के इमरान खान साहब नहीं करते, लेकिन इनके और मेंबर्स हैं, उनके कोई ना कोई कॉन्टैक्ट है। आपको याद है 25 मई को जब मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च, तो उनके 3 जो मेजर थे सेकेंड टियर के, असद उमर साहब, परवेज खटक साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, आर्मी के हेलीकॉप्टर में बैठकर आए थे इस्लामाबाद फ्रॉम पेशावर, और वहाँ बातचीत उन्होंने की थी PMLN से। तो मैं ये नहीं देख रही कि फौरी तौर पे कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन मैं कोई फौरी तौर पे क्राइसिस नहीं देख रही। राइट, नसीम ज़हरा साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मईशत की बात करेंगे। कल बजट है, आज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान सामने लेकर आया गया। क्या होने जा रहा है आफ्टर ब्रेक? वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा मईशत के हवाले से बात करेंगे। मईशत के कुछ अहदाफ अच्छे, कुछ अहदाफ गड़बड़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि देखिए जी, हम लोगों ने मईशत को आगे बढ़ा दिया, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के अंदर प्रॉब्लम यह है कि GDP बढ़ता है, पाकिस्तान की इकॉनमी ओवरहीट हो जाती है, और उसके बाद फिर हम लोगों को पाकिस्तान की इकॉनमी को स्लो डाउन करना पड़ता है। इधर हुकूमत टैक्सेस लगाती है, पाकिस्तान का बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है। टैक्सेस असल में एक प्रोडक्ट होता है बिजनेस एक्टिविटी का, लेकिन हमारे यहाँ टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दिया जाता है। तो एक ये टग ऑफ वॉर में पाकिस्तान बड़े अरसे से चलता आ रहा है, इसको कैसे सही करेंगे? सबसे पहले तो अहदाफ के बारे में ही बात कर लेते हैं। हारून शरीफ साहब, आपकी तरफ ही मैं आऊंगी। ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आज आया है, इसके अंदर अहदाफ ऐसा लग रहा है बहुत सारे अचीव कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ नहीं भी हैं। सो सिचुएशन इस इकोनॉमिक सर्वे के बाद पिछले साल की आप कैसी देखते हैं? इज इट गुड, या वो ग्लूम एंड डूम, सब बुरा है, जल गया, सब खराब हो गया वाली सिचुएशन? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, अगर तो हम कंपेयर करें पिछले 3 बरस को, तो अगर हम पोस्ट कोविड सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान की रिकवरी एट द फेस ऑफ इट अच्छी दिखाई दे रही है, जिसको हम ऑलमोस्ट वी शेप्ड कह सकते हैं कि मनफी से निकले और तकरीबन 5.97% पे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ले गए। और मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स के मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं।
लेकिन जो हमारी प्रोडक्टिविटी की साइड के इंडिकेटर्स हैं, जो ग्रोथ सर्विसेज सेक्टर की जैसे आपने बताई, एग्रीकल्चर की बताई, वो खासे अहदाफ जो हैं अगर मेंटेन ना सिर्फ मीट कर लिए गए, जो ना भी मीट किए गए तो बहुत ज्यादा ऑफ नहीं है। सवाल जो हमारा है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि ये जो ढांचा है, जैसे आयशा गौस पाशा ने कहा कि जो मईशत का ढांचा है वो इस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाता है, और ये बारहा देखा जा रहा है कि ये नहीं कर जाता। इसी ढांचे के अंदर जैसे टैक्स कलेक्शन है, इससे ज्यादा नहीं हो पा रही है। इसी ढांचे के अंदर डॉलर्स जो हैं हमारी एक्सपोर्ट से नहीं आ पा रहे हैं, जो हमारे इंपोर्ट बिल को बैलेंस आउट कर सकें। ये चीजें जो हैं, ये इसको हम क्रॉनिक मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस या फॉल्ट लाइन कहते हैं, और इसकी वजह से ही हम आईएमएफ की सपोर्ट पर मजबूर हो जाते हैं। अब सवाल जो ये रेज किया जा रहा है, वैसे मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दूं, जब आपने इकोनॉमिक टीम की बात की तो वो पीएमएलएन की टीम थी, वो कोई कोलेशन की मुझे उसके अंदर पार्टनर्स दिखाई नहीं दिए। इकोनॉमिक टीम में तो कोई भी नहीं है हारून साहब, किधर है इकोनॉमिक टीम में बाकी सारे लोग? किधर है? कॉमर्स मिनिस्टर तो है ना, नवीद कमर साहब। अच्छा ठीक है, चले, वो तो नहीं नजर आए लेकिन जी, तो इट वुड बी नाइस टू गिव ए जॉइंट फेस, ताकि आप उसको ओन करें जो कुछ हो रहा है। सो आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल, आपको लगता है वो जो कहा जा रहा है कि ये इकोनॉमी वाला मामला सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू हैंडल है, सो द पीपल्स पार्टी जो जमात है एज इन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कह रही है आप ही संभालें, बड़ा मुश्किल काम है, रहने दें हमें पीछे? जी, उनके इंटरनल क्या मामलात हैं, जो मेरी इनसे सबसे मुलाकात भी होती रहती है, मुझे लग ये रहा है कि उनको ना सिर्फ अपनी कोलेशन के अंदर हमेशा जो चीज़ें मुश्किल होती हैं, क्योंकि जब आपके कंपीटिंग इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, सियासी इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट फॉर द पब्लिक फेस, आपकी एक 12 जमातों की कोलेशन है, आपको एक फेस देना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये हमने किया है। अभी होगा ये कि देखिएगा हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो सारा क्रेडिट लेंगे कि देखिए हम इतनी अच्छी मईशत को छोड़कर गए तकरीबन 6% पर, तो क्या जरूरत थी कि नो कॉन्फिडेंस का हमारे खिलाफ किया जाता। ये लोग उसको कह रहे हैं कि जी मईशत में कहाँ अच्छाई है, हमारे पास तो बिल पे करने के पैसे नहीं है, तो आप तो इसको बिल्कुल डुबो गए हैं। मेरा इस वक्त जो रिक्वेस्ट इन दोनों पार्टियों से, अपोजिशन और गवर्नमेंट से और सीरियस थिंकर से, ये है कि हमें इस पे सोचने की जरूरत है कि हम क्यों कंसिस्टेंटली मईशत का ढांचा ठीक करने में नाकाम रहे हैं, और इसको मानना चाहिए पिछले 30 बरस से नाकाम रहे हैं। और अब सूरत हाल ये आ गई है कि अब तो जैसे आप तो माशाल्लाह एनालाइज करती है, इवन पीपल ऑन द स्ट्रीट मीडिया की वजह से उनको भी ये इश्यूज पता चल गए हैं कि इशू क्या है। तो आई थिंक हमें संजीदगी से इस तरफ सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह, अगर अपोजिशन मुश्किल रिफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उसको अपोज नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग वो नहीं रही जब हम कंसेशंस लिए जाते थे बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल पोजीशनिंग। राइट, अब जो हमें इकोनॉमिक प्रोपोजिशन पे काम करना चाहिए और ड्रास्टिकली करना चाहिए और पॉपुलिज्म से निकलने की जरूरत है, और वो मुझे इस सूरत हाल में अभी मुश्किल दिखाई दे। और पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो जरा मुश्किल होता है इस तरह के डिसीजंस ले जो कि ढांचे को दोबारा से सही करें। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, एक तरफ हम जीडीपी बढ़ाते हैं, हम कहते हैं वाह वाह हमने ग्रोथ तो 6% तक पहुंचा दी है, पहले पीएमएलएन कहती थी, अब पीटीआई ये बात कह रही है कि हमने 6% तक पहुंचा दी है। अफसोस की बात यह है कि जैसे ही हमारी जीडीपी बढ़ती है हमारी इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है। अभी हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन लेवल पर चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्या चेंज करें कि यहाँ जीडीपी बढ़े तो हमारी इकोनॉमी ओवरहीट ना हो, हमें स्लो डाउन ना करना पड़े, यहाँ महंगाई की शरह एकदम से बढ़ने ना लग जाए। व्हाट चेंजेस डू वी नीड? देखिए, अभी बुनियादी ढांचे की बात हो रही थी, हारून शरीफ साहब ने बिल्कुल ठीक रिकमेंडेशन, सिफारिशात दी हैं। मेरे जहन में 3 चीजें आती हैं। देखिए, सबसे पहली बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट। अभी पाकिस्तान जो पाइट की एक स्टडी सामने आई है कि पाकिस्तान में, मैं स्टडी पढ़ के खुद से अनीका हैरान रह गया, उनका कंक्लूजन ये है कि 67% ऑफ जीडीपी जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है वो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है। देखिए, हुकूमत का फुटप्रिंट जिस सेक्टर में पड़ता है उस सेक्टर का वो हाल बुरा कर देते हैं। अगर वो गंदम की कीमत फिक्स कर रहे हैं तो आप सोचिए गंदम का क्या हाल कर देते हैं। चीनी की गन्ने की कीमत फिक्स करते हैं, लाइसेंसेस देते हैं, कौन चीनी बना सकता है कौन नहीं बना सकता, वो चीनी के सेक्टर का बेड़ा गर्क कर देते हैं।
बिजली के शोबे में आप देखें गवर्नमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है, बिजली के शोबे का बेड़ा गर्क कर दिया। तो गवर्नमेंट फुटप्रिंट को जब तक मैं समझता हूँ कि 10-15% पे नहीं लेके आते तो बहुत बड़ा काम है। अभी हम बैठे 67% पे, इसको नीचे जब तक 10-15% पे नहीं लाते तो स्ट्रक्चरल जो डिफिशिएंसीज है मुल्क के अंदर वो दूर नहीं हो सकती। ये पहली चीज है। दूसरी है इंटरनल कार्टेलाइजेशन। जो कार्टेल्स बनाए बैठे हैं उनको जब तक हम वो कंपटीशन कमीशन के तहत नहीं आते और सारे प्लेयर्स जो हैं माशी प्लेयर्स मुल्क के अंदर वो एक दूसरे से compete नहीं करते। अब आप सोचिए कि हमारा जो सेल्यूलर सेक्टर है वो बड़ा जबरदस्त सेक्टर है, उसमें हुकूमत की ना तो कोई इंटरवेंशन है और आप यकीन कीजिए कि मैं सारा दिन भी अगर टेलीफोन करता रहूं अपने मोबाइल फोन के ऊपर तो 2,500-3 हजार रुपए से ज्यादा का बिल नहीं आता। ये दुनिया का मैं समझता हूँ कि मोस्ट एफिशिएंट आपको सेल्यूलर टाइम देता है। अगर आप लंदन में चले जाएं, कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, $100-150 तो एक हफ्ते की वहां पे कोई बात ही नहीं है, फौरन ही निकल जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स को हमने आपस में कम्पीट करवा दिया और फायदा होता है 22 करोड़ पाकिस्तानियों का। और तीसरा इशू है ट्रेड बैरियर्स का। हम ट्रेड बैरियर्स इरेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने बैन लगा देने, हमने इंपोर्ट नहीं करनी। आज तक हमारी माशी तारीख में वो मुल्क तरक्की किए हैं जिन्होंने ट्रेड बैरियर्स खत्म किए हैं, जिन्होंने ट्रेड बैरियर्स इरेक्ट नहीं किए। तो 3 चीजें हैं, तो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट खत्म करना होगा, जो मुल्क के अंदर कार्टेल्स बने हुए हैं उनको तोड़ना होगा और ट्रेड बैरियर्स खत्म करने। राइट। डॉक्टर फारूक सलीम साहब इसी पॉइंट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल टॉक अबाउट द बजट एज वेल। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बहुत सारे मसाइल, अहदाफ, इकोनॉमिक सर्वे। अब जरा बजट के हवाले से बात करते हैं। हारून शरीफ साहब, अब कल ऑब्वियसली बजट सामने आ रहा है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि देखिएगा हम क्या कल चेंजेस करेंगे, उससे कुछ बेहतरी हम लोगों को नजर आएगी। ऐसी क्या बेहतरी, क्या बेटरमेंट विद इन 2 मंथ्स ये गवर्नमेंट कर सकती है बजट के अंदर कि हम लोगों को कोई रिलीफ मिले? देखिए, इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है बजट के अंदर तो कोई बहुत ज्यादा प्ले अराउंड की गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई दे रही कि ये कोई, और इन एनी केस जब आपने अपना फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का हदफ 1% कम कर दिया ऑफिशियली, जबकि इंटरनेशनल इदारे 4% की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई एक्सपेंशनरी बजट तो नहीं होगा। जहां तक मेरी जो सूरत हाल है, जैसे जो हम लोग जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को देखते हैं, वहां पर जो हमारा ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो सूबों का एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं, उसका जो इन्होंने हुजम रखा है तकरीबन वही रखा है और 800 अरब रुपया रखा है फेडरल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग। लेकिन जो हम नंबर्स देख रहे हैं, बल्कि वो कल रेज भी हुआ है कि वो 500-550 से ऊपर होता दिखाई नहीं दे रहा। अब की पॉइंट ये है कि जो हम मईशत के ढांचे की बात करें, बजट जो है वो एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो बताता है कि आपका फाइनेंशियल कहां पर एक्सपेंडिचर्स होने चाहिए और पॉलिसी से अलाइन कैसे हो रहे हैं। अब वहां पर जब मैं देख रहा हूं तो हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की एक्चुअली 15% से कम है और वो 14 के लगभग है। जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, अगर आप खित्ते में देखिए तो हमसे जो माशी तरक्की में आगे निकल गए हैं, बांग्लादेश भी 7% से ऊपर जा रहा है, भारत भी जा रहा है, वियतनाम भी जा रहा है। सो हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वहां पर 25% जीडीपी की इन्वेस्टमेंट की रेशो है। सही। तो यहाँ पर ये चैलेंजेस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं बजट के अंदर, रिलीफ गरीब को मिलेगा क्योंकि टारगेटेड सब्सिडी के लिए एलोकेशन भी होगी और सब कुछ होगा। मुझे जो 2 चीजें जो टेस्ट बजट का ये होगा कि आया हम रिच को टैक्स कर पाते हैं, आया हम, जैसे डॉक्टर फारूक सलीम ने कहा, हम हुकूमत का साइज कम करके दिखा सकते हैं। डॉक्टर इशरत की कल मैं वहाँ बुक की लॉन्चिंग में एड्रेस कर रहा था तो उन्होंने मुझे दोबारा बताया कि उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन थी उसके अंदर 42 से 32 वजारतें करनी थी और 440 डिपार्टमेंट हैं हुकूमत के जिनको कट करके 200 पे लाना था। अब इनके पास रिपोर्ट्स भी पड़ी हैं, क्या ये सियासी तौर पे कर पाएंगे? आप ये भी इंटरेस्टिंग आप देखिएगा कि जो हमारी तनख्वाहें हैं
आप देखें जो हमारे हैं वो पर्क्स और तनख्वाहें, उसको इस बजट में गालिबन ये नहीं छेड़ पाएंगे। तो फिर इस सूरत हाल में हुकूमत का आम आदमी को कॉन्फिडेंस में लेना मुश्किल दिखाई दे रहा है कि आप पेट्रोल की कीमत भी हमारे ऊपर पास ऑन कर रहे हैं, बिजली की भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अखराजात में सिर्फ वही जो एक है दिखा रहे हैं कि हमने कुछ पर्क्स काट दिए हैं या हमने अब 5 दिन का हफ्ता कर दिया है, लेकिन कोई ड्रास्टिक शिफ्ट मुझे इस बजट में दिखाई नहीं दे रही। राइट। अच्छा डॉक्टर फारूक सलीम साहब, प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ शायद हम कुछ तनख्वाहों को छेड़ नहीं सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आज एक समरी मंजूर हुई है। वो क्या, कौन सी समरी मंजूर हुई है वो मैं ज़रा ऑन एयर नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ जगह तनख्वाहें बढ़ भी गई हैं। फिर पेंशन की मद के अंदर हम लोग 530 के करीब, तकरीबन 525 550 अरब रुपए के करीब लेकर जाते हैं। इसको भी हमें रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने अरसे तक हमारी ये वाली इकॉनमी इस तरीके से पेंशन्स को, स्पेशली वो पेंशन्स जो हाई पेड पेंशन्स होती हैं, उनको सस्टेन कर सकेगा? क्या हमारी इकॉनमी के अंदर सस्टेनेबिलिटी कहीं नज़र आती है या वही हौज पौज ही है? ठीक है, ये पेंशन वाला इशू आपने बिल्कुल वैलिड उठाया है। मोस्टली अनफंडेड पेंशन्स हैं और ये पेंशन्स कहीं 1000 अरब पे पहुंचने से ज़्यादा दूर नहीं है। हम जब ये 1000 अरब पे पहुंच जाएं। एक और बड़ा ही बुनियादी नुक्ता जो आता है, अभी रेवेन्यूज हमें बताया जा रहा है कि 7200 का टारगेट रखेंगे, उसमें कोई 1.6 खरब रुपए का नॉन टैक्स का है। अब अगर आप टोटल रेवेन्यू का 57% जो है वो सूबों को बांट देंगे, 4 अरब आपके पास निकल जाएगा जो सूबों को चला जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 3500 अरब की हमने करनी है डेट सर्विसिंग, जो सूद और कर्ज की कीमत में वापस करना है, और कोई 1.4 खरब रुपए के डिफेंस का आ गया। उसके बाद विफाक के पास तो जीरो रह गए। विफाक इज डन विद, विफाक के पास दोनों खर्चों के बाद सिफर रह जाता है, और अभी सिफर रह गया। और आपने अभी क्या क्या बाकी करना है? अभी आपने कोई 1000 अरब से ज्यादा की आपने ग्रांट्स देनी है, कोई 500-600 अरब की आपने सब्सिडीज देनी है, कोई 500 अरब रुपया आपने सिविल गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा करना है, फिर आपने पेंशन का जिक्र किया तो 530 अरब। तो ये सारे पैसे कहाँ से आएंगे? ये हमें सारे के सारे उधार लेने पड़ते हैं। तो एक तो मैं समझता हूँ कि वो जो 18वीं अमेंडमेंट के तहत जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड है, उसकी जो माली शिकें हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त अगर आप 1400 अरब रुपया डिफेंस के लिए दे रहे हैं, तो ये दिफा जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं हो रहा, पूरे मुल्क का ये दिफा तो पाकिस्तान का हो रहा है, और उसका बहुत सारा जो है वो विफाक के ऊपर डाला जा रहा है। इसी तरह जो कर्जाजात की वापसी है, जो सूद की वापसी है, कोई 3500 अरब मेरा ख्याल है बजट में ये दिखाई जा रही है। मेरा तखमीना ये है कि शायद ही हम 4000 अरब पे पहुंच जाए। जिस तरफ हमारी सूद के जो सूद की शरह जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो शायद हम 4000 अरब पे पहुंच जाए। अब वो जो कर्जा वापस किया जा रहा है, जो सूद दिया जा रहा है, वो कर्जा जहाँ सिर्फ इस्लामाबाद ने तो नहीं दिए थे, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चे गए। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, वक्त खत्म हो गया है, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन द डिस्कशन फॉरवर्ड। लेकिन एक खबर तो मैं अभी अपने प्रोग्राम के तवसत से दे दूं कि पीपल्स पार्टी में कुछ अहम लोगों से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कहीं कोई रिजिडिटी नहीं है। जो 18वीं तरमीम की फारूक सलीम साहब आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी कहीं कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन हो सकती है और मामलात को मुल्क और कौम के मफाद के अंदर बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल। बट फारूक सलीम साहब बहुत शुक्रिया, हारून शरीफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इससे पहले नसीम जहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी बहुत शुक्रिया। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि कल जो बजट आए वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बेहतरी का मजहर हो और पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सके। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।